दे रही है। 24 में हार दिखाई दे रही है, इसलिए बौखला गए। गठबंधन को मैं डीके दुबे जी के पास आ रहा हूँ, नवीन जी आपके पास आ रहा हूँ। डीके दुबे जी चाहते हैं, ठीक है, अपनी हार दिखाई दे रही है जी, हार की वजह से डर गए। डीके दुबे जी, मैं संविधान वाले एस्पेक्ट पे आ रहा हूं, उसके बाद निवान जी आपके पास आऊंगा। डीके दुबे जी, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोका जा सके कि भाई आप रिजाइन करो। देखिए, ऐसा है विवेक जी, अगर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रेसिडेंट होते हैं और उन जजमेंटों के आधार पर वो कानून ही माना जाता है। पहली बात यह आती है कि इंदिरा नेहरू गांधी का जब जजमेंट आया था, जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इंदिरा गांधी ने उस समय रिकमेंडेशन कर दी थी और इमरजेंसी लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होना चाहिए, केवल प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होती। इसलिए वो डिसीजन ही गलत था। राष्ट्रपति ने जो एक्शन लिया वो एक्शन ही गलत था, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन नहीं था। अब कोई भी सरकार के लिए जो सरकार कही जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्णित है वो ये है, देयर इज द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की सरकार होती है, गवर्नर की सरकार होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार होती है, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। उसके एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। मैं फिर से कहता हूं, गवर्नर, प्रेसिडेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, और उसकी एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनने का एक तरीका है कि भाई वो वोट लेकर आएगा, सदन में अपना बहुमत सिद्ध करेगा, तो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन अगर पूरी नहीं होती तो कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी दिल्ली के मामले में ही ये कहा था अभी कि एलजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य है, और उससे ही चलेगा जो विषय एलजी के पास है उनको छोड़कर, मतलब कुछ विशेष केंद्र के विषय हैं उनको छोड़कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात मानेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बैठक नहीं कर सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर डिसीजन नहीं ले सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई मीटिंग ही नहीं हो सकती, तो फिर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एलजी करेगा क्या? जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक नहीं हो सकती, जिसका चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं हो सकता, उसका करेगा क्या? इसलिए डिफंक्ट सरकार बनती है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नहीं बैठक ले सकता है तो वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। अब इसके पीछे जयललिता को याद करिए। जयललिता ने 2001 में इस्तीफा दिया था, 2011 में इस्तीफा दिया था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, अरेस्ट का नंबर आ गया था, अरेस्ट वो हुई, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट से उनके एडवोकेट जनरल, मतलब तमिलनाडु सरकार ने यह कहा कि हमारे पास मैंडेट है, हमको चुना गया है, जयललिता को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है तमिलनाडु की सरकार, और मैंडेट का सम्मान होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन विराजमान है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान होता है, मैंडेट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसलिए मैंडेट के आधार पर किसी क्रिमिनल को या किसी एक्यूज्ड को या कोई ऐसी कार्रवाई जिससे कार्रवाई बंद हो सकती है, उसको चीफ मिनिस्टर की सीट पर नहीं बैठाया जा सकता। अतः जो कुछ भी होगा वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अनुमति नहीं देता है कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाए। इसलिए जयललिता के मामले में यह प्रेसिडेंट हो चुका है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। दुबे जी आपके पास वापस लौटूंगा, मैं इसमें नवीन जी का भी पक्ष जानना चाहूंगा। उसका डीके दुबे जी, कितना वक्त आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर बने रह सकते हैं अगर इनकी कस्टडी यूं ही चलती रहे और इसी तरह से बार बार या तो उनकी रिमांड बढ़ाई जाती रहे, या फिर अगर वो बेल पे बाहर नहीं आ पाए, अगर वो नेक्स्ट हियरिंग पर बेल पे बाहर आ गए तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लंबे वक्त तक उनको अंदर रखा गया तो कितना वक्त और लग सकता है इस मामले में? डीके दुबे जी, देखिए, ये जो समय है वो केवल अरविंद जी ही डिसाइड कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बता सकते हैं, क्योंकि जो एजेंसी बात कर रही होगी वो रिमांड बार बार इसलिए लेती है क्योंकि उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते। अगर उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और उनका केस कंप्लीट हो जाता है तो उसके आगे वो सारा न्यायालय के पास चला जाता है, एजेंसी के पास नहीं रहता, अब न्यायालय डिसाइड करेगा। इसलिए एजेंसी जब भी किसी को लेती है कस्टडी में, चाहे वो पुलिस कस्टडी में ले या फिर जुडिशियल कस्टडी में ले, ये डिपेंड करता है एक्यूज्ड के ऊपर कि एक्यूज्ड कितना सहयोग कर रहा है। अभी भी जिस समय सम्मन उनको हुए थे, 9 सम्मन,
तो फिर उन्होंने सहयोग नहीं किया, यही तो आर्गुमेंट था ईडी का। ईडी ने बड़े सोच समझ के और उसमें किया कि साहब ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अरेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। और यही बात कोर्ट ने स्वीकार करी कि भाई सहयोग करने के लिए ईडी की इनको कस्टडी दे दी। तो यहां पर जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल साफ है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी स्वयं तय करेंगे कि वो कितना, और ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तय करेगी कितने दिन तक अंदर रखा जा सकता है। चूंकि ये विशेष लॉ है, इसलिए सीआरपीसी के सामान्य प्रावधानों के तहत वो चीज नहीं होती कि आप इतने दिन के अंदर हो गया तो फिर आपको बेल मिल जाएगी, इतने दिन के अंदर तो डिफॉल्ट बेल हो जाएगी, वो इस पर लागू नहीं होता। एक चीज और जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले का, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का मामला था जी। उस केस में प्रोसिक्यूशन जब सैंक्शन हुआ, गवर्नर ने कर दिया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और चूंकि पब्लिक सर्वेंट होता है इसलिए पब्लिक सर्वेंट के सारे नियम धर्म इनके ऊपर लागू होते हैं, वो अपवाद नहीं है, वो अलग नहीं है। चूंकि ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर माना जाता है चीफ मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर को जो डेजिग्नेशन दिया जाता है वो होता है ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनके मातहत अधिकारी हैं, पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक सर्वेंट वाले नियम अगर लगा दिए जाते हैं कि 48 घंटे तक कोई भी कस्टडी में रहता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर उस विषय पर आगे बढ़ा गया एलजी के द्वारा तो बड़ी संकटें सामने आ सकती हैं इस विषय में। इसलिए यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का ये जो राह रही है और ज्यादा तीखा होता नजर आएगा, खासकर इलेक्शन से पहले, और 24 के इलेक्शन में ये और ज्यादा तेज होता नजर आएगा। डीके दुबे जी, मुझे भी ये अभी से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कौशल खान जी के पास जाना चाहेंगे। कौशल खान जी, शरद रेड्डी वाला मामला बार बार हवा से बाहर निकल आता है, ये एक बार इस पर बताइए, ये क्या चल रहा है, और ये जो एलिगेशन बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। और दूसरा ये कि जो बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की जाती है,